हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंगद सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिससे प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। देखिए, कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी देखिए एक्स वाई जेड कोई सी भी प्रोसेस होती है, उसको स्पॉन्टेनियस या तो दो प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस होती है? बिकॉज उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। वहीं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? उसका कारण होता है कि उसकी जो डेल्टा जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है, वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के कारण वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब क्या होता है कि जब हम बात कर लेते हैं मेटलर्जी में, तो मेटलर्जी में भी हम किसी भी प्रोसेस की, किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, कहीं भी बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसकी जो फिजिबिलिटी होती है, जो उसकी स्पॉन्टेनिटी होती है, उसको उसको भी हम डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम कैसे निकालते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, वो उसका फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, उसका जो डेल्टा जी होता है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, वो नेगेटिव होना चाहिए। अब क्या होता है कि डेल्टा जी दो कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है। पहली कि इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, एंट्रोपी कहते हैं इसे। तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने में। इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल माइनस टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो डेल्टा एस से बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो माइनस टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डेल्टा एस से ज़्यादा होता हो, और इसके कारण क्या होता है कि जो डेल्टा जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। वहीं पे इफ कंप्लीटिंग ऑफ टू रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिजल्ट इन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ओवरऑल रिएक्शन, यानी यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बहुत आसानी से, इस बात को हम आसानी से समझेंगे आगे थ्रू डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट, जिसको हम एलिंगम डायग्राम भी कहते हैं। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि in during reduction the oxide of metal decomposes and reduction reducing agent takes away the oxygen। यानी जब मेटल ऑक्साइड होती है, मान लीजिए एक मेटल ऑक्साइड है, उसका कभी रिडक्शन होता है, जो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो मेटल होता है उसको रिड्यूस हो गए, उसको मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गए मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड डेल्टा जी नेगेटिव एंड लार्ज इनफ टू मेक द सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ टू रिएक्शन नेगेटिव। यानी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ का जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, उसका सिर्फ यही काम नहीं होता कि वो मतलब ऑक्सीजन ले, पर उसका एक और काम होता है कि वो अपना जो ओवरऑल रिएक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, उन दोनों का जो सम ऑफ जो उनका टोटल डेल्टा जी होता है उसे नेगेटिव बनाए, ये भी काम होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट का। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कुछ जैसे कुछ असम्पशन लेते हैं। इफ रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय कार्बन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। अब किस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको किस तरीके से होता है? जैसे जो कार्बन होता है, कभी उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो CO में कन्वर्ट हो जाए, वहीं कभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो वो CO2 में बन जाता है। अब ये 6.16 एंड 6.17 यही दर्शाता है। आगे बात करते हैं। अब यही इसको क्या आता है, इन दोनों रिएक्शन को जब मेटल से कपल करते हैं, जैसे कभी एक पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल होता है, मेटल ने कार्बन से रिएक्शन किया, और उससे क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन हुआ कार्बन का, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड बना एंड मेटल अलग निकल गया। वहीं कभी यही चीज़ फुल ऑक्सीडेशन, या जिसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, उसमें उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसमें एक बात हो जाती है क्लियर कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेटल ऑक्साइड हो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं पे कभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एंड इसके साथ जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस या डायग्राम जिसकी बात कर रहे थे हम, एलिंगम डायग्राम, डेल्टा जी वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है, इसमें क्या होता है एलिगम डायग्राम? पहले एलिगम डायग्राम नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉमन मेटल्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पे बात करते हैं कि जो जैसे कुछ मेटल होते हैं, कॉमन मेटल्स, जो भी हम मेटल्स बात करते हैं, उनमें उनके जो फॉर्मेशन जो भी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और
का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उन दोनों के जो रिएक्शन की बात करते हैं, उन दोनों की जो प्रोसेस होती है, जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कार्बन मेटल ऑक्साइड और कार्बन या मेटल ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की, उनकी जब बात करिए तो ये सब चीज़ें अंडर आती है इलिंगम टाइप। अब दूसरा पॉइंट कि ईच प्लॉट इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी क्या होता है कि जो भी प्लॉट हम चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं आयरन है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो उसका जो प्लॉट आता है डेल्टा जी वर्सेस टी का, वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, एंड स्लोप इज अपवर्ड, यानी स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है अपवर्ड की डायरेक्शन में। एंड एक्सेप्ट वेयर, यहाँ पे क्या होता है कि सम चेंजेस, कुछ एक्सेप्ट कुछ जगहों पे, जैसे जहाँ पे क्या होता है कि फेस ट्रांजिशन होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, तो इन जगह पे क्या होता है कि जो स्लोप होता है स्लाइटली और ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा एब्रप्ट चेंज हो जाता है। जैसे जेडेनो है, इन जेडेनो प्लॉट होता है जिसमें मेल्टिंग इंडिकेट करती है एब्रप्ट चेंज। यहाँ पे क्या होता है कि जो कर्व होता है स्लाइटली और मुड़ जाता है, जैसे हमने डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में जैसे जिंक की बात कर ले, जिंक यहाँ पे एग्जांपल है जिंक जेडेनो के फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसके बाद लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये में एब्रप्ट चेंज आ रहा है स्लैब में। तो ये जो कर्व में जो भी स्लोप में एब्रप्ट चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है ड्यू टू फेस चेंज या ट्रांजिशन, फेस ट्रांजिशन के कारण। जैसे यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट जो बात कर लेते हैं, वन टेम्परेचर इज एट ए पॉइंट इज रीच देन इट क्रॉसेस डेल्टा जी, यानी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आता है जब डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एस का जो ओवरऑल होता है डेल्टा जी, वो जीरो हो जाता है। और इस टेम्परेचर के बिलो जो भी ऑक्साइड होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी एक पॉइंट आता है जहाँ पे डेल्टा जी होता है जीरो, उसके पॉइंट उस डेल्टा जी के नीचे का जो पॉइंट होता है वहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, उससे ऊपर वाले पॉइंट पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। एंड यहाँ पे क्या बात हो जाती है कि कभी नेगेटिव हुआ तो मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, अभी डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो जो मेटल ऑक्साइड है वो अनस्टेबल होगी, उसमें जो स्टेबिलिटी होगी कम होगी, तो वो क्या होता है खुद से ही रिड्यूस हो जाती है, यानी वो खुद से ही डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कॉपर की होती हैं, एजी की होती है, यहाँ सिल्वर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं या कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत अनस्टेबल अनस्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं जिनको मियर हीटर, मतलब थोड़ी सी हीटिंग में ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मेटल और ऑक्साइड अलग कर देते हैं। अब बात आ जाती है अगला, लिमिटेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम। देखिए इलिंगम डायग्राम हमें बहुत सारी चीज़ें दर्शा तो देता है, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में। जैसे पहली बात कि ये अपने जो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन उसको शो नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी कितनी किस किस जो स्पीड होती है रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन ये बताता नहीं है, बस फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है कि जो रिएक्शन है फिजिबल है या नहीं है। एंड यही दूसरी बात, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी इज बेस्ड ऑन के, यानी यहाँ पे जो डेल्टा जी हमने माना है वो सिर्फ एक फॉर्मूला जो है डेल्टा जी को जो आर टी एल एन के, इस फॉर्मूले पे मान लिया गया, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्शन होते हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये इक्विलिब्रियम से कंसेप्ट लिया गया हमने, इक्विलिब्रियम में इसे माना गया, जब जाके ही ये जो फॉर्मूला आता है ये उसी टाइम पे होता है इक्विलिब्रियम पे। बल्कि जबकि असलियत में ये होता है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, जो कुछ जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट ये हमेशा के लिए तो होगा नहीं कि हर जगह इक्विलिब्रियम ही होता है। अब यहाँ पे हर जगह जैसे किसी भी ऑक्साइड में होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन में हर जगह इक्विलिब्रियम थोड़ी होगा। यही सब ये समझाने की यहाँ पे कि यहाँ पे तो जैसे जो एलिंगम डायग्राम यहाँ पे प्री अज्यूम ही कर लिया गया, बल्कि ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि सजेस्ट कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना, यानी मैग्नीशियम एल्यूमिना को कब रिड्यूस करेगा। देखिए मैग्नीशियम का जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड से, जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों के ग्राफ सिर्फ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के जस्ट नीचे जो मैग्नीशियम होता है वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देता है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये इतना प्रैक्टिकल में फिर इसको क्यों यूज़ नहीं किया, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनामिक प्रोसेस में इसे फिर इस रिएक्शन को यूज़ क्यों नहीं किया कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस होता है। पर थर्मोडायनामिक्स में, यानी जो हमारी थर्मोकेमिस्ट्री होती है या जिसको बात कर लेते हैं हम, मतलब इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्यों नहीं यूज़ किया, कारण क्या होता है कि अनइकोनॉमिकल होता है। ये पॉसिबल तो है बट इसका जो कॉस्ट ऑफ जो रिएक्शन का होता है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, जबकि हम जो मेटलर्जी करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं हमें आयरन जो भी मेटल ऑप्टेन होगा उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब वाई इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ईजियर इफ मेटल इज फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट। अब इसका कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि जो डेल्टा एस होती है, जो भी एंट्रोपी होती है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा हाई होती है, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो -T डेल्टा एस का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो डेल्टा एस से ज़्यादा होता है, इसके कारण तो ओवरऑल डेल्टा जी हो नेगेटिव होता है। इसके कारण ये ज़्यादा फिजिबल होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो ईजिली रिड्यूस हो सके लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे से कुछ एप्लीकेशन बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, तो इस पर आता है आफ्टर कंसंट्रेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स ऑफ आयरन इज सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन रोस्टिंग टू रिमूव वाटर टू डिकम्पोज कार्बोनेट एंड टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो
कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है कि जो जो भी Fe2O3 होती है, जो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स होती है, उनको पहले कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में रोस्टिंग करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर निकल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑक्साइड निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर इसको क्या होता है, लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके और कोक के साथ मिक्स करके इसे ब्लास्ट फर्नेस में फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इसको फेड कर दिया जाता है, यानी उसको ब्लास्ट फर्नेस में मिला दिया जाता है। अब जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें क्या होता है कि जो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड वो टेक प्लेस होता है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे जो आयरन ऑक्साइड्स होती है Fe2O3 Fe3O4 इनका जो रिडक्शन होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। अब क्या होता है कि जो फ्रॉम द जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसके नीचे से एयर एक गर्म हवा का जो भी गर्म हवा को ब्लो कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2200 केल्विन तक बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है नीचे ब्लास्ट फर्नेस के सबसे नीचे वाले पार्ट में उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो CO कार्बन मोनोक्साइड है वो अपर पार्ट में क्या होता है कि अपर पार्ट का जो टेम्परेचर लो होता है, तो आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं Fe2O3 Fe3O4 Fe3O4 तो ये क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है अपर वाले पोर्शन में, जहाँ पे टेम्परेचर होता है लगभग लगभग कितना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 500 से 800 केल्विन वहाँ वाले टेम्परेचर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Fe3O4 है वो Fe2O3 वो पहले Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर रिड्यूस होकर वो FeO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ होता है, कार्बन मोनोक्साइड। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए, लोअर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोक्साइड ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि हायर टेम्परेचर पे कार्बन यूज़ होता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब जैसे हम लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन भी इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है इनटू कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिमूव कर देता है सिलिकेट फ्रॉम इट्स और एज अ स्लैग। ये सिलिकेट को रिमूव कर देता है। अब जो 900 से 1500 केल्विन वाले टेम्परेचर की जोन में बात है, जो हाइयर टेम्परेचर वाला रीजन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लास्ट फर्नेस होता है, अब जैसे जो आयरन होता है, अब यहाँ पे क्या जो आयरन ऑक्साइड होती है वो कार्बन से रिएक्शन करके आयरन प्योर आयरन अलग निकल जाता है और जो कार्बन मोनोक्साइड है वो ऊपर निकल जाता है। अब इसमें जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है, पहली पहली में क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड है वो फिर आयरन में कैसे कन्वर्ट हुई, कार्बन मोनोक्साइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो यही इसमें इन रिएक्शंस में बताया गया। अब हम जैसे कभी इसको प्लॉट डेल्टा जी वर्सेस टी के जो प्लॉट होता है उसमें बात करें, तो जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड जाता है, वही जो कार्बन से कार्बन मोनोक्साइड वाला जो भी प्लॉट होता है वो डाउनवर्ड जाता है। अब ये एक पॉइंट पे दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। अब उस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट पे जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1073 केल्विन होता है, 1073 वाले केल्विन पे यहाँ पे क्या होता है कि जो कोक होता है वो आयरन ऑक्साइड को रिएक्शन करवाता है, उसको रिड्यूस कर देता है आयरन में, और खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज होता था कार्बन मोनोक्साइड में। अब यहीं पे कभी 1673 यानी 1673 केल्विन के ऊपर वाले डेल्टा रिएक्शन में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसका जो चेंज इन डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है। वहीं पे जो कार्बन होता है कार्बन मोनोक्साइड में जब कन्वर्ट होता है तो इसका जो डेल्टा जी होता है -444 किलो पर मोल होता है। अब इन दोनों का ये रिएक्शन एक ही टाइम पे होते हैं, तो इन दोनों रिएक्शन का जो ओवरऑल डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है, कितना -53 केल्विन। इसके कारण जो रिएक्शन होता है वो फिजिबल होता है। अब क्या होता है जो आयरन ऑप्टेंट होता है ब्लास्ट फर्नेस में उसमें लगभग 4% कार्बन होता है और इम्प्यूरिटीज़ होती है स्मॉलर अमाउंट में, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज। तो इस आयरन को कहते हैं पिग आयरन। अब इसको क्या होता है कि वेराइटी ऑफ सेज में मोल्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरा जो आयरन टाइप ऑफ आयरन आता है कास्ट आयरन, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पिग आयरन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन कंटेंट होता है थोड़ा कम होता है, लगभग 3% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है, और ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। वहीं अब क्या होता है कि फर्दर इनका जो रिडक्शन होता है कास्ट आयरन का भी रिडक्शन हो जाता है, तो रॉट आयरन बनता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इट इज़ अ मेलेबल आयरन एंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। यानी कमर्शियल आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है रॉट आयरन, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाई ऑक्सीडाइजिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे रॉट आयरन बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है जो Fe2O3 होती है, हेमेटाइट होती है, वो क्या होता है, हेमेटाइट एक्चुअली लाइनिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में। उसमें क्या होता है जो हेमेटाइट होती है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद कन्वर्ट हो जाती है आयरन में, एंड कार्बन मोनोक्साइड अलग निकल जाती है। अब जो लाइस्टोर होता है एज ए फ्लक्स उसे ऐड किया जाता है, जो कि सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड को ऑक्सीडाइज कर देता है और स्लैग में पास आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का बताया जाता है, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो यहाँ पे कुछ और नहीं होता। देखिए जो क्यूप्रस ऑक्साइड्स होती है उनका जो स्लोप होता है डेल्टा जी वर्सेस टी में, जो स्लोप होता है वो बहुत ऊपर होता है, और जितना ज़्यादा ऊपर कभी किसी ऑक्साइड का स्लोप होगा वो उतनी ज़्यादा आसानी से कोक से ऑक्सीडाइज हो जाएगी और अपने रिस्पेक्टिव मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होता है कि जैसे 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 मान लीजिए कि जैसे ही जो स्लोप होता है CO2 का वो बहुत हाई होता है, जबकि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो पोजीशन होती है स्लोप की वो बहुत नीचे होती है। इसके कारण जो होता है कि कार्बन क्या होता है कि जो कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं वो
जो कार्बन होता है वो अपने जो मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 है उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कभी सल्फाइड ओर है, कॉपर की सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं, पहले उनको CO2 यानी कॉपर की जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन फिर उसको कार्बन से ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस करके और उसके बाद उसको कॉपर को अलग निकल दिया जाता है। अब जो यहाँ पे जो इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में कहाँ होती है प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ सिलिका होती है इनके साथ। अब क्या होता है कि जो आयरन होता है वो इस सिलिका के साथ स्लैग ऑफ हो जाता है एज ए आयरन सिलिकेट। अब जो कॉपर इस प्रोसेस के थ्रू जो कॉपर फॉर्म होता है उसे कॉपर मेटे होता कहते हैं, और इस कॉपर मेटे में CO2S एंड FeS प्रेजेंट होता है। अब जो FeS होता है वो स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा, FeS जो होता है सॉरी FeO होता है वो स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है। अब जो यहाँ पे अब जो FeS होता है, FeS को फिर से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसका जो भी कोक होता है उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाता है, मतलब रिडक्शन करवा दिया जाता है आयरन में। वैसे ही CO2S का भी होता है कि उसको क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करके और उसके बाद उसे कॉपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड द सॉलिडिफाइड ऑब्टेन्ड कॉपर ऑब्टेन्ड बाय ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2। अब क्या होता है कि जो CO2S होता है, CO2S में क्या होता है कि जब ये होता क्या है, ये रोस्टिंग होती है, इसकी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको लगभग CO2O में कन्वर्ट होता है। अब जो बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसके कारण क्या होता है, जो मेटल कॉपर यहाँ से निकलता है उस कॉपर पे ये ब्लिस्टर अपीयर करवा देता, ब्लिस्टर कर देता है। इसके कारण इस जो कॉपर ऑप्टेन होता है वो ब्लिस्टर कॉपर होता है। अब यहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी वैसे ही सिंपल होगा कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा कार्बन से, जिससे क्या होगा जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।